हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज मंडे, ठीक है, तो मंडे को स्टार्ट हो रहा है अपना नया वीक और उसमें मैं लेके आ रहा हूं आज की ताजा खबर आपके सामने। तो आज हम शुरू करने से पहले दो तीन चीजें बताना चाहता हूं। एक तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। इंडिया के इंटरनेट कैसे हमारा बढ़ रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। एक बहुत नाइस ग्राफ मैंने ढूंढ के रखा है, तो वो लास्ट तक जरूर देखिए, वो लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है। और अभी भी कुछ एक दो दिन बचे हैं। लास्ट विंटर कूपन कोड अभी भी वैलिड है। 40% डिस्काउंट है ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर। आप अगर इन्वेस्टनिया.इन पे अभी तक नहीं गए हैं तो आप मिस कर रहे हैं बहुत अच्छे स्टॉक्स, फंड, म्यूचुअल फंड्स और मॉडल पोर्टफोलियोज वाला प्रॉप सब्सक्रिप्शंस जो ले सकते हैं। और बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत सारे फीडबैक वीडियोस भी हैं वहां पे, तो देख भी सकते हैं कि लोगों का क्या कमेंट्स हैं उसके ऊपर। हमने रेटिंग्स नहीं रखी हैं क्योंकि रेटिंग्स तो लोग थोड़े से चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने वीडियोस रखे हैं लोगों के, जो उन्होंने जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है और कैसा लगा उनको वो प्रोडक्ट, तो वो जरूर वहां पर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। स्टार्ट करेंगे हम ग्लोबल मार्केट से। तो सबसे पहले यूएस मार्केट। तो फ्राइडे को कैसा रहा मार्केट? फ्लैट रहा, कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे यूएस मार्केट में। मेजरली जो नेगेटिविटी थी वो इस वजह से थी कि अगेन वहां पर यूएस के जॉब मार्केट काफी अच्छा आया, मतलब जॉब एडिशंस नवंबर में जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को उससे ज्यादा हुए। अब जॉब मार्केट अच्छा करता है तो मार्केट नीचे क्यों गिरता है? वहां इसलिए गिरता है क्योंकि अगर जॉब मार्केट अच्छा कर रहा है इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी कर रही है। अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो वहां का जो यूएस फेड है वो इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस करेगा और ग्रोथ पे कम फोकस करेगा। और अगर वो इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस करता है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और ग्रोथ जो है उसकी वजह से स्लो डाउन आएगा। तो ये सारी चक्कर रहते हैं, तो इसीलिए वहां की मार्केट ज्यादा खुश नहीं है कि अगर ज्यादा जॉब मार्केट एडिशंस होते हैं तो उनको लगता है कि यार फिर ना एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगी और इसी वजह से थोड़ा सा वहां इम्पैक्ट रहा। लेकिन अब ये इम्पैक्ट कम हो गया, अगर आप लास्ट एक दो महीने में देखते तो बहुत ज्यादा था। बट अब जो है क्योंकि स्टेटमेंट्स इस बार इस टाइप की आ गई हैं और इन्फ्लेशन एक टाइप से पीक हो गया है कि लग रहा है लोगों को कि नहीं यार अब एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग शायद नहीं होगी। अच्छा, ग्लोबल मार्केट विदाउट एनी न्यूज ऑन ऑयल तो खत्म नहीं होना चाहिए, राइट? तो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई। ओपेक प्लस जो मतलब मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने कहा कि बस अब हम ना ऑयल के प्रोडक्शन को जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे और नहीं कट करेंगे। अक्टूबर में उन्होंने कट किया था, आपको पता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा यूएस वगैरह में और काफी सारे कंट्रीज ने उसको अगेंस्ट किया था। लेकिन अब जो है उन्होंने बोला है कि नहीं, अब हम फरवरी तक, नेक्स्ट मीटिंग फरवरी में है तो तब तक तो हम कट नहीं कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, तो उतना ही है, राइट? तो अब बाकी मतलब यूएस प्राइस कैसे चलेगा क्रूड ऑयल का, वो बाकी मतलब चाइना के मार्केट के ऊपर और रशिया और इनके ऊपर चलेगा। ठीक है। और रशिया के ऊपर भी न्यूज आई थी कि G7 जो ये ग्रुप ऑफ नेशंस है, 7 कंट्री, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने कहा कि भाई हम $60 पर बैरल क्रूड ऑयल जो रशिया से आ रहा है उसको फिक्स कर रहे हैं। हम $60 की प्राइस कैप लगा रहे हैं। अगर $60 में रशिया हमें प्राइस देना, मतलब ये देना चाहता है, और हमें नहीं, हम तो लेंगे ही नहीं। ये बोला उन्होंने G7 कंट्री, भाई हम तो December 5 मतलब आज से रशिया का ऑयल जो है बाय सी ओनली नहीं लेंगे। बट ये जो है बाकी किसी कंट्री को लेना है तो उसको वो ले सकता है $60 पर बैरल पे। ऑब्वियसली रशिया ने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है, हमारा प्राइस कैप क्यों लगाओगे, तो इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है। लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है क्योंकि प्राइस जो वो अभी भी आ रहा है, ऑयल जो है मतलब किसी तरह से घूम घाम के आ जाता है उनके पास। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ न्यूज है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी जो इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में, आपने देखा भी होगा, जैसे जैसे FIIs FPIs की क्या कहते हैं एसेट्स, मतलब जो इनफ्लोज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने, अब क्या हुआ, एक मीटिंग हुई सिंगापुर में, उन्होंने कहा कि यार हमारा ना इंडिया को एक अलग से डेडिकेटेड एलोकेशन देना चाहिए हमें, जैसे हम चाइना को देते हैं। अब हमें इमर्जिंग मार्केट्स में, पहले क्या था, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट का पार्ट था, तो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती तो इंडिया में हो जाती थी। लेकिन अब नाउ दे आर सेइंग कि नहीं नहीं, चाइना को हम एज अ सेपरेट ज्योग्राफी कंसिडर करते हैं, इमर्जिंग मार्केट में नहीं डाल, तो इंडिया को भी हमें एक डेडिकेटेड एलोकेशन सोचना चाहिए। तो ऐसी बात चल रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग है कि भाई ग्लोबल जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं ये बात सोच रहे हैं इंडिया को एक सेपरेट एंटिटी और सेपरेट एक मार्केट के बारे में, क्योंकि बड़ा भी हो गया है, वो भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वो भी बात है, राइट? इस हफ्ते जो है काफी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स होगी, वो है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी 7 दिसंबर जो कि वेडनेसडे मतलब परसों जो है वो अनाउंस होने वाली है। तो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्सपेक्टेड ये है कि 25 से 35 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन है, राइट? इन्फ्लेशन नंबर है, बट हाँ पहले से कम हो गया है, पीक आ गया है, ऐसी बातें चल रही हैं। लेकिन
ग्लोबल अभी भी बहुत सारी चीजें नेगेटिव चल सकती हैं, और अभी भी हाई है, मतलब उनके जो नंबर्स हैं उससे हाई है। तो रेपो रेट तो थोड़ा बढ़ेगा ही, और जैसे जैसे यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो भी, क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएशन भी बचाना होता है, तो वो भी रेपो रेट से बच जाता है, तो रेपो रेट बढ़ेगा, लेकिन कितना, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 25 से 35 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, ज्यादा और कम बढ़ेगा तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। ठीक है। ईएसआईसी पता है ना आपको, एक स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें मतलब स्टेट वर्कर्स को, मतलब मेडिकल, उनके हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं, वहां पर आप मेडिकल वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो एक कॉर्पस रहता है उनका, तो वो भी जैसे अब ईपीएफ ईटीएफ्स में पैसा डालती है, तो वो भी अब अपना सरप्लस फंड स्टॉक मार्केट ईटीएफ्स के थ्रू डाल सकता है। उसका अप्रूवल मिल गया है उनको, स्टार्ट करेंगे 5% से सरप्लस फंड में, और 15% तक का अप्रूवल उनको मिल गया है। तो और मार्केट में पैसा आएगा। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन फंड्स और ये सब, जैसे ईपीएफ इज पेंशन फंड काइंड ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो वो ये सब अगर ये मार्केट में पैसा डालते हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छा इन्फ्लो आता रहता है। उसके बाद अब इंडिया स्पेसिफिक और कुछ न्यूज की बात करेंगे, तो पीएलआई स्कीम में गवर्नमेंट ने एक एडवांस स्टेज लॉन्च की है फॉर टॉय सेक्टर, 35 करोड़ रुपीज की। राइट, तो क्योंकि टॉय सेक्टर में पीएलआई स्कीम आई थिंक काफी सक्सेसफुल रही है गवर्नमेंट की, लास्ट 3 साल में इंपोर्ट 70% से कम हुआ है टॉयज का इंडिया में, और 61% जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो इसलिए काफी सक्सेसफुल रही है। तो उसकी अब एडवांस स्टेज लॉन्च किया है 35 करोड़ की, और पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। पीएलआई आपको पता ही है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, एक इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो अगर इतनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो जाती है तो वहां पर आपको इंसेंटिव मिलते हैं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी अब इसमें जो है वो बाइसिकल्स, फुटवेयर वगैरह के ऊपर ये सब स्कीम मिलेगी। रेलवे स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेरी वेल, आपको पता ही होगा नवंबर वगैरह में तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं कुछ कुछ स्टॉक्स ने। इरकॉन ने ऑलमोस्ट 42% रिटर्न दिए। रेल विकास निगम, आरवीएनएल, उसने ऑलमोस्ट 87% रिटर्न दिए। तो रेलवे और काफी सारे, मतलब 20-25% वाले बहुत सारे स्टॉक जो रेलवे के आसपास हैं, या पीएसयू स्टॉक्स हैं मोस्टली, तो उन्होंने इस टाइप के रिटर्न्स दिए। तो ये जो रिटर्न्स हैं, ये आगे भी चलेंगे क्या, ये सांता रैली चलेगी क्या, ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोच रहा था। अगर आपको चाहिए कि एक रेलवे स्टॉक्स के ऊपर या आरवीएनएल वगैरह इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो मैं 1 या 2 दिन में आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। एफएमसीजी जो है उसका डिमांड डिप हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से मेजरली, ठीक है, और अभी फेस्टिव सीजन भी खत्म हो गया है, तो 17% डिप हुआ नवंबर में एफएमसीजी का डिमांड रूरल में, और ऑलमोस्ट 15% डिक्लाइन रहा, मतलब इन अर्बन, सॉरी नहीं, 13%, 13 या 14% डिक्लाइन रहा अर्बन में। तो ऑब्वियसली वो तो मतलब लास्ट अक्टूबर जो था वो दिवाली सीजन भी था, तो ऑब्वियसली डिक्लाइन तो होगा ही, बट थोड़ा ज्यादा हुआ, और 2.7% ईयर ऑन ईयर भी नवंबर में डिक्लाइन था, ठीक है, कंजम्पशन का। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एफएमसीजी में जरूर दिख रहा है, ठीक है, डिमांड पे, सप्लाई पे नहीं कह रहा हूं मैं, डिमांड पे दिख रहा है। तो वो चीज हमें नोट करने वाली है फॉर एफएमसीजी स्टॉक्स परस्पेक्टिव। बैंक क्रेडिट ग्रोथ अभी भी काफी अच्छी चल रही है, 18% टच कर गई थी, लेकिन अभी 17.2% ईयर ऑन ईयर चल रही है, विच इज वेरी वेरी गुड। राइट, और अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी अच्छा खासा चल रहा है, वो 9.6% का चल रहा है, बट अभी गैप है, तो इसकी वजह से आई एम श्योर मोर एंड मोर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ये सब क्या कहते हैं बैंक्स जो है वो मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बॉन्ड्स लॉन्च होंगे, एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे लग रहा है आपके। ठीक है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे चले जाते हैं। अदानी जो है अब ऐसा लग रहा है कि दे विल बिकम द हाईएस्ट बिगेस्ट शेयर होल्डर इन एनडीटीवी। ठीक है, क्योंकि उनका जो ऑफर चल रहा है, एक ओपन ऑफर चल रहा है, आपको बताइए 32% सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, तो जिससे उनको 1.67 करोड़ शेयर उन्होंने बाय करने की बात की थी 51% स्टेक के लिए, उसमें से 53 लाख हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1/3 हो गए हैं। ठीक है, तो और 29% स्टेक पहले से ही था, तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब 8-7-8% का स्टेक और मिल चुका है उन्हें। ठीक है, और अभी भी ओपन ऑफर है, तो मतलब ऑलरेडी दे आर बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर नाउ। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग और न्यूज थी पावर ग्रिड को लेके। पावर ग्रिड जो है उसने एक सेपरेट एंटिटी की बात कर रहा है डेटा सेंटर के लिए। ठीक है, मतलब टेलीकॉम सेपरेट, एक टेलीकॉम के लिए सेपरेट, क्योंकि उनके जो टावर्स हैं, ठीक है, जो उनके ट्रांसमिशन टावर्स हैं, उसमें वो कह रहे हैं यार हम टेलीकॉम के भी तो टावर ऊपर की जरूरत क्या है, वहीं पर हम टेलीकॉम टावर्स भी लगा देंगे, मतलब टेलीकॉम के एंटीनास भी वहीं लगा देंगे, तो वहां पर हमें रेंट दो। ठीक है, और वो डेटा सेंटर बिजनेस में भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं, हमारे पास जगह तो है और पावर भी है, तो हम यहीं पर डेटा सेंटर्स लगा देंगे। तो ऐसी बातें चल रही हैं कि पावर ग्रिड वांट्स टू एंटर बिग टाइम इन टेलीकॉम एंड डेटा सेंटर स्पेस। तो उनका वो एक सेपरेट पूरा फोकस्ड अप्रोच बात चल रही है, उसके ऊपर एक जो है सेपरेट फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी उन्होंने शायद सेटअप की है।
एनटीपीसी, ये सब मतलब पीएसयूज में क्या क्या चल रहा है बताओ। एनटीपीसी ने भी ग्रीन एनर्जी में बात चल रही है कि दे विल गेट अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 60 गीगावाट कैपेसिटी का प्लान किया है बाय 2032 आई थिंक, फ्रॉम रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, शायद ऑलमोस्ट बात चल रही है तो बोल रहे हैं मार्च 2023 तक दे विल गेट अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन देयर रिन्यूएबल एनर्जी, जो उन्होंने एक कंपनी सेटअप की है सेपरेट, ठीक है, उनका जो आर्म है। तो एनटीपीसी पता है ना, थर्मल पावर कंपनी है, मतलब मेजरली थर्मल पावर कोल से बनाती है, लेकिन अब वो भी रिन्यूएबल पे काफी फोकस कर रहे हैं। वेस्ट लाइफ, राइट, जो कि मैकडोनल्ड्स का जो मतलब मैकडोनल्ड चलाती है इंडिया में, वेस्ट और नॉर्थ रीजन आई थिंक, राइट, वेस्ट और साउथ या वेस्ट और नॉर्थ, ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो उसने बोला है कि दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स बाय 3 times इन नेक्स्ट 5 years एंड वांट टू ऐड 300 मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो ऑलरेडी 337 मैकडोनल्ड, तो 300 और ऐड करने वाले, ऑलमोस्ट डबल मैकडोनल्ड्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 years। तो बहुत बड़ा उन्होंने एक टारगेट सेटअप किया है, तो उस पर देखते हैं कैसा चलता है। और ऑब्वियसली मतलब क्यूएसआर स्पेस काफी फास्ट ग्रोइंग तो है ही इंडिया में, नो डाउट इन इट, ठीक है, और मैकडोनल्ड काफी बड़ा ब्रांड है, ठीक है। सॉफ्ट बैंक ने एक और इंटरेस्टिंग, सॉफ्ट बैंक ने हाफ कर दिया है अपना स्टेक पॉलिसी बाजार में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5% स्टेक जो है उन्होंने सेल किया, और 30 इंस्टीट्यूशंस, मॉर्गन स्टैनली वगैरह काफी सारे इंस्टीट्यूशन है उनको बाई किया। तो मतलब इंस्टीट्यूशन वालों ने बाई भी किया है, तो उसकी वजह से स्टॉक एक्चुअली बढ़ा। 4.7% जो है आई थिंक फ्राइडे को जो है पॉलिसी बाजार का स्टॉक बढ़ा है। एक नेगेटिव न्यूज थी कि डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा ने कुछ रिकॉल किए हैं प्रोडक्ट यूएस में मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज की वजह से, बट आई थिंक एज आई सेड फार्मा में ये सब चलता रहता है, आई डोंट थिंक इट्स बिग थिंग, बट आई विल रीड, अगर कुछ ऐसा बड़ा होगा तो आपको बताऊं, ठीक है। हाँ, अब लास्ट में हम आएंगे इंटरेस्टिंग न्यूज को, उससे पहले इंटरेस्टिंग न्यूज से पहले बता देता हूँ कि प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है तो 3500 लाइक्स का एक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, तो प्लीज वो मेरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अब ये चार्ट आपको मैं चार्ट दिखा दूं क्या? हाँ, चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो शेयर करूंगा तो आपको वो चार्ट दिखेगा। एक सेकेंड, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, तो आई होप दैट यू कैन सी दिस चार्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आई गॉट, आई थिंक हिंदू बिजनेस लाइन से मिला मुझे, कि कैसे लास्ट 10 years में, राइट, मोबाइल डेटा ट्रैफिक चेंज हुआ है। यू कैन सी 2012 में 73% जो है मोबाइल डेटा ट्रैफिक जो आता था वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सिंगापुर और जापान से आता था, ठीक है। 10% चाइना से आता था, 2% इंडिया से आता था। अब इंडिया से 21% आता है, चाइना से 27% आता है, एंड इन कंट्रीज आर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ कोरिया, राइट, एंड जापान। आप ये सोचो, इनसे सिर्फ 25% का ट्रैफिक आ रहा है अब, मोबाइल ट्रैफिक, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन द ग्रोथ, राइट, विच वी हैव 2% 21% का शेयर वी हैव टेकन। 12 GB पर यूजर मंथ की हमारी जो है मोबाइल डेटा कंजम्पशन है, बहुत बात करते हैं, मतलब बात नहीं, बहुत सारा हम डेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। एंड ARPU मतलब जो खर्चा है हमारा वो सबसे कम है, $2.5 पर मंथ हम सिर्फ उसके लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक फिनोमिनल ग्रोथ है, राइट, और ये बहुत बड़ा हमको लगता है फोकस रहेगा, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ आएगी ओवरऑल कंजम्पशन में, और नए स्टार्टअप्स आएंगे, ये सब चीजें बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है मुझे लगता है हमारी, मेजरली बिकॉज ऑफ जियो और कंपनीज लाइक, मतलब जो स्टार्टअप्स हमारे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जियो हैज अ बिग रोल इन दिस, ठीक है। तो ये जो है ये डिजिटल स्टार्टअप्स और ये सब चीजें बहुत बड़ा हमारे लिए आई थिंक स्कोप रहेगा फ्यूचर में। हमारी कंजम्पशन, हमारा ई कॉमर्स, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे आजकल डिपेंडेंट है, राइट। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन है आपको इन सब न्यूज़ पे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, लाइक जरूर कीजिए लास्ट में जाते जाते। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।